हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी पे एक फोर्स लगा सकता है क्या? कूलम्ब्स लॉ हमको मालूम है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है? अनचार्ज बॉडी मतलब हमको मालूम है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसका नेट चार्ज 0 होता है। और एक चार्ज बॉडी मतलब एक ग्लास का रॉड हो गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये मेरे अनचार्ज बॉडी पे कोई फोर्स लगा सकता है क्या? अब आपका जो भी आंसर हो, तो मेरा आंसर है यस, वो फोर्स लगा सकता है। लेकिन ये चीज समझो, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? Q1 इंटू Q2। इस Q1 की कुछ वैल्यू है Q, इसका नेट चार्ज 0 है, मतलब इसके Q का वैल्यू कितना है? 0। अगर कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला में रखता हूं मैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 0, तो फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। लेकिन फोर्स 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा है सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, फोर्स कैसे लगाता है, पहले इस चीज को समझो। हमने पढ़ा है इंडक्शन का फिनोमिना। इंडक्शन का फिनोमिना क्या था? व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी, द चार्जेस इन द अनचार्ज बॉडी गेट्स पोलराइज्ड। मतलब ये प्लस सारे माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस को रिपेल करेगा, मतलब इधर आ जाएंगे सारे पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव को खींच लेगा। देखो ये कुछ डिस्टेंस है R1 और ये कुछ डिस्टेंस है R2। अब मैं बोल रहा हूं कि फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये एक चार्ज हो गया नेगेटिव, ये एक चार्ज पूरा हो गया पॉजिटिव, और इसका डिस्टेंस भी अलग है। पहला तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर हम पॉइंट चार्ज माने भी, तो देखो ये और ये दोनों अलग अलग है। अब ये पॉजिटिव से ये वाला नेगेटिव पास में है, जो पास में है जिसका डिस्टेंस कम है उसका फोर्स ज्यादा होगा, मान लो 10 न्यूटन। अब ये थोड़ा सा दूर है, अगर दूर है तो फोर्स कम होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पे मान लो होगा 8 न्यूटन। फिर भी नेट फोर्स कितना है? इस तरफ 10 और इस तरफ 8, तो 10 - 8 अभी भी कितना है? 2 न्यूटन अट्रैक्टिव। 2 न्यूटन इधर जाएगा, मतलब 2 न्यूटन कैसा है? अट्रैक्टिव। तो फिर से मेरा सवाल, और ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, कैन अ चार्ज बॉडी अप्लाई अ फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी? तो आंसर क्या है? यस, इट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी। किस फिनोमिना से? ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। चलो, अभी फोर्स की बात जब हम कर ही रहे हैं, तो अगर मुझे मान लो इस पेन पे एक फोर्स लगाना है, इस पेन को यहां से मूव करके मेरे को यहां लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं? अपने आप जाएगा? नहीं, मैं ऐसा हाथ करूंगा, आयरन मैन तो हूं नहीं मैं, लेकिन मैं अगर इसको पुश करूं तो ये जाएगा। मतलब कि मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा हूं, तब जाके ये मूव हो रहा है यहां से यहां। आप बोलोगे सर ये कैसा चीज है, ये तो हमको मालूम ही था। हाँ, ये बात भी आपको मालूम है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अब इसको अगर मुझे मूव करना है यहां, अगर मुझे इसको यहां मूव करना है, तो मैं टच नहीं कर रहा हूं, एक और चार्ज को लेके आ जा रहा हूं, या तो इसको रिपेल करेगा, और यहां पे मैं ऐसा लूंगा तो या तो अट्रैक्ट करेगा। समझो इस चीज को, मैंने कांटेक्ट में नहीं लिया, फिर भी ये आके चिपक गया। अब हम इस चीज को इमेजिन करते हैं। हमने ये चीज हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है। ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक बॉडी को हम गिराते हैं तो वो कहाँ गिरता है? नीचे। तो हमने बोला था नीचे गिरने का रीजन ये है, क्या अर्थ उसको खींचता किस तरीके से? अर्थ ऐसा हाथ निकालता है और पेन को खींच रहा है? नहीं, वो एक फील्ड की वजह से खींच रहा है, और उस फील्ड का नाम हमने दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड। याद आया कुछ? इसमें जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक चार्ज विदाउट कांटेक्ट जब एक फोर्स लगा रहा है, तो यहां पर भी एक फील्ड होगा।
और ये फील्ड कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये विदाउट कांटेक्ट दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव है, सामने वाला नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, सामने वाला भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। पर फोर्स लगा रहा है विदाउट कांटेक्ट, और विदाउट कांटेक्ट जो फोर्स लग रहा है हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस चीज को समझो। हम ऐसा बोलते हैं कि एक चार्ज के आजू बाजू रीजन में मेरे चार्ज एक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है उसके स्पेस में जहां पे मेरे को उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ये चार्ज अपने आसपास कुछ फील्ड लाइंस बनाता है। ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से है कि जब भी इस लाइन में कोई भी मेरा चार्ज आता है तो ये फील्ड लाइन उसको, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा। ये हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये लाइन के थ्रू हो रहा है। जैसे ये देखो, जैसे ही इसके लाइंस के कांटेक्ट में कुछ आता है, ये हमने इमेजिनरी, ये हमने सोचा, ये हमने कुछ इस तरीके से सोचा कि ये ऐसा होता क्यों होगा। जैसे मैं एक लाइन में पहले बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस around a charge where its effect can be experienced। मतलब कि वो चार्ज के आजू बाजू वाला स्पेस है जहां पे उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा। अब ये इफेक्ट कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसका मतलब समझो। मान लो ये एक चार्ज है ए, अब मैं जब एक दूसरे चार्ज को लेके आया तो ये अट्रैक्ट किया। मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किया। कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? 10 न्यूटन से। अब ये चार्ज नहीं, मैं एक दूसरा चार्ज लेके आया। ये दूसरा चार्ज लेके आया तो इसने 5 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट किया। पहले वाले का फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। दूसरे वाले का फोर्स कितना था? 5 न्यूटन। तो एक ही फील्ड है लेकिन ये इफेक्ट अलग अलग है। एक ही फील्ड में एक चार्ज को उसने खींचा 10 न्यूटन से, एग्जांपल है ये, और एक चार्ज को उसने खींचा 5 न्यूटन से। तो हमने इस चीज को सोचा कि इस पे जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा है ये कुछ इस तरीके से लगा है कि मान लो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसकी स्ट्रेंथ है 5। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? मतलब स्ट्रेंथ मतलब कि इसके रीजन में कोई भी आएगा तो वो 5 का स्ट्रेंथ लगाएगा। तो 5 का स्ट्रेंथ तो वो लगा ही रहा था, लेकिन एक बार मैंने 1 कूलम चार्ज लाया तो मेरा फोर्स लगा 5 न्यूटन। एक बार मैंने 2 कूलम चार्ज लाया तो मेरा फोर्स कितना लगा? 10 न्यूटन। समझो, अगर मैं 1 कूलम का चार्ज ला रहा हूं तो कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। अगर मैं 2 कूलम का चार्ज लाया तो कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। मैं बात कर रहा हूं इसके इफेक्ट की। किसके इफेक्ट की? ये फील्ड लाइंस किसको कितने फोर्स से खींचेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा मेरा चार्ज क्यू पे। चार्ज अगर मेरा क्यू ज्यादा होगा, चार्ज अगर मेरा 3 कूलम होता तो 15 न्यूटन के फोर्स से खींचता। सबसे पहला तो ये। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये इफेक्ट होता है, इसको मैं एक लाइन में लिखता हूं, द इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग, या तो स्ट्रॉन्ग होगा और वीक, और उसको हमने एक नाम दिया, वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या बोलते हैं उसको? इंटेंसिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, दोनों एक ही बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेंथ। इसका हमने डिनोशन दिया ई, मतलब हम ई से डिनोट करेंगे। मतलब मान लो ये एक चार्ज क्यू है, ये कुछ ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है अपने अपने बॉडी से, अपने मैटर से ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। अब अगर मैंने क्यू कूलम्ब का चार्ज लाया तो कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एकदम सिंपल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और मैंने लाया 1 कूलम का चार्ज तो कितना लगेगा फोर्स? 1 E। 2 कूलम का लाया कितना लगेगा? 2E। 3 कूलम का लाया कितना लगेगा? 3E। एकदम सिंपल, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर Q कूलम पे F फोर्स लग रहा है, कितना? Q कूलम चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम चार्ज पे कितना लगेगा? तो मैं बोल रहा हूं, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
कितना हो जाएगा F बाई क्यू। ये F बाई क्यू है क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, F बाई क्यू है क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू, तो F किसके बराबर आ गया QE। इसको इस तरीके से समझो या इस तरीके से समझो, मेरा फोर्स का मैंने एक फॉर्मूला बनाया और ये एकदम सिंपल है। मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ होगा E और अगर Q कूलम का चार्ज लोगे तो कितना फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE। अब इस चीज को एकदम टर्म्स में समझते, जैसे कि अगर मैंने बोला यहां पर एक चार्ज है मेरा Q, अब ये जो चार्ज है मेरा Q जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, उस चार्ज का हमने एक नाम दिया, इसका नाम है सोर्स चार्ज। सोर्स मतलब हमको समझ में आता है, सोर्स मतलब क्या है, सोर्स मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। उसमें हमने एक चार्ज को डाला टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक स्मॉल चार्ज डाला क्यों, टेस्ट करने के लिए डाला, इसलिए इसका नाम क्या है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, तो मैंने टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में डाला। अब ये जो टेस्ट चार्ज है उसमें आपको कुछ चीज याद रखना है। ये जो टेस्ट चार्ज है, अब आपको सवाल आया नहीं होगा, पर अगर ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है तो ये भी तो अपना एक फील्ड बनाएगा। लेकिन हमने ये टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल माना है, जिसको हम बोलते हैं वेनिशिंगली स्मॉल, एकदम छोटा, कि हम बोलते हैं इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कुछ इफेक्ट नहीं करता है, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल है मेरा, ये चीज समझ में आ रहा है। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांटेक्ट में आएगा तो ये इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो कितना फोर्स लगाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ में आ रहा है। फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू स्केलर है, F मेरा वेक्टर है और E भी मेरा वेक्टर है। सोर्स चार्ज वो है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, टेस्ट चार्ज वो है जिसको हमने फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। तो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सर आपने बोल तो दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इट इज अ स्पेस अराउंड अ बॉडी वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये बनता कैसे है, तो इस चीज को थोड़ा समझो। जैसे स्कूल में, मानो आप स्कूल में, आप प्लेग्राउंड, ये पूरा आपका स्कूल का कैंपस है। ये स्कूल के कैंपस में तो कोरोना वायरस का चल रहा है, ऐसा समझ लो ये आपका घर है। आप 30 दिन में घर में लॉकडाउन, अब आपने सोचा कि घर से बाहर निकल के थोड़ा एक राउंड मार के आते, ऐसा करना मत, स्टे होम स्टे सेफ, पर आपके दिमाग में मान लो ये आया तो आप अपने एक दोस्त को लेके गए, ये रहे आप, ये रहे आपका एक दोस्त। अब आप लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन ये जैसी सोसाइटी के इस रेंज में आओगे जहां पे मेरे पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आपको सब मालूम ही है। आप जब तक यहां हो आप सेफ है, ये पुलिस वाले का रडार इतने जगह पर है। जैसे ही आप इस रडार में आओगे तो आपको मालूम है क्या होगा, वो 4 लोग आ जाएंगे, वो कंधे देने नाचते नाचते ले जाएंगे आपको। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रडार है ये मेरा एक सोर्स है, ये मेरा क्या है एक सोर्स। ये सोर्स ने अपना एक फील्ड बनाया है। ये फील्ड क्या है, जैसे ही आप इस फील्ड के कांटेक्ट में आओगे, आप यहाँ पे आपको जितना मस्ती करना है आप करो, जैसे ही इस फील्ड के कांटेक्ट में आओगे तो आप पीटोगे। पीटोगे का मतलब जैसे ही आप इस फील्ड के कांटेक्ट में आओगे तो आप पे एक फोर्स लगेगा। आप पे क्या लगेगा, एक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, जितनी इस रडार की स्ट्रेंथ इन्होंने बनाई है। 2 लोग हैं तो 2 डंडा मारेंगे, 3 लोग हैं तो 3 डंडा मारेंगे, 4 लोग हैं तो 4 डंडा मारेंगे। तो 4 डंडा, 3 डंडा या 2 डंडा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी स्ट्रेंथ है, ई उसकी स्ट्रेंथ है। और आप
मार खा रहे हो, ये एक फोर्स है। कितना फोर्स लगेगा, मान लो दो लोग हैं, दो लोग के पास कितना स्ट्रेंथ है, ई का स्ट्रेंथ है, तो कितना फोर्स लगेगा आप पे, Q इंटू ई। एकदम सिंपल, ये दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का। एक एकदम सिंपल तरीका मैं एक और बताता हूं। मान लो एक गुफा है, अब ये गुफा किस तरीके से, मान लो ये आपका एक चार्ज है, मान लो ये आपका एक चार्ज है। अब ये जो चार्ज है, इसने अपने, मान लो ये मकड़ी है, मकड़ी ने अपने जाल हर तरफ बिछा के रखे हैं। ये देखो, मकड़ी का काम क्या है, जाल बनाना। अब मकड़ी ने जाल को हर तरफ बिछा के रखा है। अब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा, इंसेक्ट जाके इस मकड़ी के जाल पे आएगा, इस मकड़ी के जाल में आके फंस जाएगा। क्यों? सबसे पहली बात, इंसेक्ट को वो जाल इतना पतला होता है कि वो जाल विजिबल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको विजिबल नहीं है। ये जाल विजिबल नहीं होता है, जैसे इंसेक्ट कहीं जाना चाहता है वो आके इस फील्ड में फंस जाता है। इस फील्ड में फंस गया तो सुनो, इस फील्ड का काम क्या है, ये फील्ड अपने सोर्स को इन्फॉर्म करेगा। ये जो वेब है, ये मकड़ी को इन्फॉर्म करेगा कि सर जाल में कोई फंसा। सबसे पहला काम क्या है, वेब ने मकड़ी को, सोर्स को इन्फॉर्म किया कि जाल में कोई आके फंसा। अब ये जो मकड़ी है, ये सोर्स से ये पूछेगा कि जो जाल में फंसा वो कौन है। कौन है इसका मतलब कि वो किस टाइप का है, वो मेरे टाइप का है कि मेरे से अलग है। मेरे टाइप का है, मेरे से अलग है, मतलब कि मैं पॉजिटिव हूं, तो क्या वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। सुनो सुनो, ये क्या बोल रहा है मकड़ी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो भगा दे, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको जाने दे। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो आप जानते हो क्या होगा, उसका शिकार होगा। अगर वो नेगेटिव है तो क्या होगा, शिकार होगा। अगर वो पॉजिटिव होता तो उसको दूर भेज दिया जाता। एकदम सिंपल है। तो इस चीज को समझो, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है Q, जो इंसेक्ट इसमें आ रहा है वो है मेरा टेस्ट चार्ज। अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको खींच लेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये इसको जाने देगा। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने इमेजिन किया अपने कॉन्सेप्ट को इजी बनाने में और समझने में, कि ये विदाउट कांटेक्ट किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे कर लेता है। एकदम सिंपल है, आएगा। चलो ठीक है, तो उसका एक डेफिनेशन हम और बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बनाया, F इज इक्वल्स टू होता क्या है, क्यू ई। तो E किसके बराबर हो जाएगा, F बाई क्यू। तो इस चीज को हम एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं। पहले इसका यूनिट लिख देते हैं। यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, ये मेरा यूनिट हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना तो भी बना ही देते। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फोर्स का क्या है, M L T-2, राइट। चार्ज Q इज इक्वल्स टू IT होता है। आई मेरा क्या है, आई होता है मेरा एम्पियर, टी मेरा टाइम, तो A T। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ML, ये ऊपर हो जाएगा तो T-3, ये ऊपर जाएगा तो A-1। चलो ये भी बन गया। अब इस चीज को आप डिफाइन करने की कोशिश करो खुद से, किस तरीके से बोलेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। कब, जब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर मैं इसको 1 ले लूं, तो E किसके बराबर है, F के बराबर है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करो इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is defined as electrostatic force per unit चार्ज। कैसे लग रहा है, पर यूनिट चार्ज, या तो आप इसको पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज लिया है टेस्ट करने के लिए, एक्टिंग ऑन। अब टेस्ट चार्ज कैसा लिया है हमने, एकदम छोटा। एकदम छोटा को मैं बोल रहा हूं वेनिशिंगली स्मॉल, वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली, मतलब बहुत ही छोटा, वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जो भी उस पॉइंट पे प्लेस किया होगा उस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। एकदम सिंपल है, आएगा, आ रहा है दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था कि वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस चीज को समझते, मान लो मैंने एक सोर्स चार्ज लिया क्यू मेरा क्या है, लिख देता हूँ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं फील्ड बनाऊंगा नहीं, लेकिन हमको इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इसके बाद का, उसमें हम फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है क्यू, जो मेरे आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे एक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। मान लो ये मेरा पॉइंट ओ पे रखा है और ये मेरा एक पॉइंट पी मान लो, तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। क्या कंसीडर किया? पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ या तो ओरिजिन लिखो तो एक ही बात है। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, ये ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, जैसे मैं ओन वर्ड्स में लिख रहा हूं, लेकिन लिख के आना जरूरी है कि सोर्स चार्ज को कहां रखा है, पॉइंट पी को कहां रखा है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, ई का फॉर्मूला हमको मालूम है, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई टेस्ट चार्ज क्यू। अब एफ हमको फाइंड करना है पहले, तो अकॉर्डिंग टू फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बनाया कूलम्स लॉ। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय, कैसे? एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर डालना है तो एक आर कैप डाल दो। Q1 Q2, Q1 यहां पे क्या है, कैपिटल Q, Q2 क्या है, स्मॉल q। ये समझ में आया? तो फोर्स तो हमको मिल गया, मेरे को कहां अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ के बदले क्या लिखोगे, 1/4πε0, एफ की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और ये एक Q नीचे, ये देखो, तो ये Q और ये Q तो कैंसल। तो क्या आ गया फॉर्मूला, इधर लिख देता हूं बीच में, क्या आ गया फॉर्मूला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, वेर Q इज माई सोर्स चार्ज। हमें तो रखना इसमें सोर्स चार्ज ही आएगा, क्या आएगा, सोर्स चार्ज ही आएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैंसल हो जाएगा। तो एक ही Q आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, सोर्स चार्ज, डिवाइड बाय क्या करोगे, आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर कैप। ये मैंने क्या लिखा, वेक्टर क्वांटिटी में लिखा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सिंपल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो मेरे फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। जो मेरे फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही मेरा किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। एकदम सिंपल। देखो, फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
एकदम सिंपल है। अब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बता रहा है, तो ये चीज समझो, जो स्पेरिकल बॉडी हुआ, स्पेरिकल बॉडी, सर्कुलर बॉडी, अगर मेरा यहां पर एक चार्ज है तो देखो ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस होता है आर, ये भी रेडियस होता है आर, ये भी रेडियस है आर, मतलब जितने भी जाएंगे रेडियस सबका डिस्टेंस आर है और वो इक्वल है। मतलब E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू, मेरा ये रहा सोर्स चार्ज, और R हर जगह इक्वल है, मतलब हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। वापस वापस E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², Q तो ये रहा, और ये जो मेरा स्पीयर है उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट मेरे सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे ही तो है, तो ये हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इसको हम बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा खाली एक नोट था कि अगर स्पेरिकल बॉडी या ऐसा कोई बॉडी हुआ जिसके सरफेस का या तो कोई भी पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस सेम हो, तो वो कैसा हो जाता है? सिमेट्रिकल, मतलब कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये आगे जाके हमको बहुत काम आएगा जब हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एकदम सिंपल है, आगे बढ़ा जाए। चलो, ये तो हमने दो चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होता है। अगर दो से ज्यादा चार्ज हुए तो क्या, मतलब कि जैसे आपने पढ़ा था फोर्स में सिस्टम ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसी की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ये एकदम सिंपल है, इसको एकदम छोटे में अपने खत्म करते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, यहां पर एक चार्ज है आपका Q1, यहां पर एक चार्ज है आपका Q2, और ये आपका एक टेस्ट चार्ज है मान लो Q। ये दोनों सोर्स चार्ज है Q1, ये भी एक सोर्स चार्ज है Q2। मान लो Q2 आपका R2 डिस्टेंस पे है और ये आपका R1 डिस्टेंस पे, और ये टेस्ट चार्ज एक पॉइंट पे मान लेते हैं, वो पॉइंट है P। एकदम सिंपल। अब ये टेस्ट चार्ज जो है वो इसके वजह से भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके वजह से भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करके यहां भेजेगा ये Q2, Q1 इसको रिपेल करके यहां भेजेगा। तो फिर से वही चीज आ गया, वेक्टर एडिशन। क्या आ गया? वेक्टर एडिशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 है। एकदम सिंपल है। देखो, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्टेंस को। ये कैसा डिस्टेंस है? R किस तरफ जा रहा है? P की तरफ। कहां से? 1। R किस तरफ जा रहा है? P की तरफ। कहां से? 2। एकदम सिंपल। अब इसी चीज को हम आगे लिख लेते हैं। हमको E का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो, फोर्स और E के फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्स में Q1 Q2 है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही Q है, और वो Q कौन सा है? वो Q कौन सा है? सोर्स चार्ज। तो वो सोर्स चार्ज दिमाग में रख के पहले अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 having position vector R1 R2, R1 R2 ही लिए, R1 R2 with respect to origin। एकदम सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, उसका नाम मैंने क्या दिया है? E1। क्या है फॉर्मूला? याद करो, 1/4πε0। सोर्स चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? सोर्स, गलती मत करना। और सोर्स चार्ज मेरा क्या है? Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस क्या लिया है इसमें? RP1, RP1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RP1। सिमिलरली बताओ E2 क्या होगा? 1/4πε0। Q2 इज माई सोर्स चार्ज, RP2 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RP2। देखो, हो गया एकदम सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। लेकिन वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था 11th में भी,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये आपका वेक्टर एडिशन हुआ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको भी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। यही तो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोनों को ऐड कर लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 बाई आर पी वन स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर पी वन प्लस Q2 बाई आर पी टू स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर पी टू। एकदम सिंपल है, आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वो भी लिख ही लेते, इतना लिख ही लिए है तो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ superposition of electric field, the electric field at any point, कोई भी पॉइंट पे, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, due to group of charges is equal to vector sum of electric field produced by each charge individually। क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्जेस इंडिविजुअली। एकदम सिंपल है, आएगा। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है कि जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम छोटे छोटे चार्ज से डील नहीं करते। हमारा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हम जो चार्ज बोलते हैं पॉइंट चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू एनी, क्वांटम्स Q इक्वल टू एनी जो हम बोल रहे हैं, क्वांटाइजेशन। लेकिन जब बड़े चार्ज की बात करते हैं तो हमको एक चीज़ मालूम है कि हर चीज़ पॉइंट चार्ज तो होता नहीं है। मतलब अगर मेरा चार्ज एक लाइन चार्ज हुआ, अगर पूरा बिल्डिंग का चार्ज की बात करूं, पूरे अर्थ की चार्ज की बात करूं, तो हम हमेशा पॉइंट चार्ज से डील नहीं करते, हमको अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या बनाया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जैसे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, उसमें सबसे पहला हम ये बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर मैंने माना एक मैंने रॉड लिया और ये रॉड का कुछ लेंथ होगा L, 2L, 3L, 4L, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, जो भी हो। मैंने एक ग्लास रॉड को रब करके इसके साथ लाके कनेक्ट किया। अब ग्लास रॉड का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसमें से पॉजिटिव निकल के बाय कांटेक्ट प्रोसेस सारे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब सारे पॉजिटिव यहां पर आ जाएंगे तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो सारे पॉजिटिव ये इसको रिपेल करके सारे पॉजिटिव को यहां लाएगा, ये वाला पॉजिटिव अपने दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन चलता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा कि ये लोग आपस में इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको फिर से एक बार समझो, मैं ग्लास रॉड को रब करके इस पे लाया तो इसका चार्ज क्या हो गया, ये पूरा पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो ये दूर चले जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, दूर चले जाएगा। सारे एक बार यहाँ आ जाएंगे, सारे एक बार यहाँ चले जाएंगे, पर पॉजिटिव में रिपल्शन तो खत्म होगा नहीं। पॉजिटिव पे फोर्स लगाते रहेगा। कुछ टाइम बाद, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि सारे पॉजिटिव अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लेंगे कि ये जो इसको फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव नीचे की तरफ कि तू मुझसे दूर जा, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है कि नहीं तू मुझसे दूर जा, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ना ये इस पे फोर्स लगाएगा ना ये इस पे फोर्स लगाएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये लोग ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक चार्जेस के बीच
बीच में नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। अब ऐसा तो कौन सा प्रिंसिपल एग्जाम में आता है, ड्यू टू विच प्रिंसिपल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट अमोंग देमसेल्फ थ्रू इक्वल डिस्टेंसेस? तो एकदम सिंपल आंसर है बाय रिपल्शन प्रोसेस। रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करके ये लोग अपने आप को इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्पीयर की बात करूं या किसी भी एक एलिमेंट की बात करूं, हमेशा चार्ज मेरा सरफेस पे होता है, तो हमेशा चार्ज मेरा सरफेस पे क्यों होता है? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आ पाता है। इसका आंसर वही है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते और सारे आके कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? सरफेस पे, क्योंकि अंदर जैसे ही जाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो हमेशा सरफेस पे चार्ज क्यों रहते हैं? ड्यू टू रिपल्शन। चलो ये चीज तो समझ में आ गया। अब अगर ये पूरा लाइन चार्ज है, इसके चार्जेस पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को फाइंड करना है, मान लो ये एक पॉइंट है जिसे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो मेरा डिस्टेंस r पे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि वो भी मैंने कूलम्स लॉ से ही तो बनाया है। वो कूलम्स लॉ से जब मैंने बनाया है तो वो मेरा पॉइंट चार्ज पे ही तो एप्लीकेबल होगा। अगर पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल है तो ये तो मेरा पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो पूरे लाइन में चार्जेस है। तो इसको करने का एक तरीका है, और ये तरीका आप लोग सीख जाओ, ये आपको आगे पूरा सिलेबस में आपको ये तरीका काम देगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अगर ये पूरा लेंथ है, पहले इसको हम डिफाइन करते ये है क्या। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पूरा लेंथ L है, ये पूरा लेंथ कितना है? L लेंथ पे मान लो Q चार्ज है। कितना चार्ज है? L लेंथ पे Q चार्ज। तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q बाई L। ये क्या है? मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है ये? मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का हमने एक नाम दिया, एक सिंबल दिया। सिंबल हम बोलते हैं लैम्बडा, और इसका नाम हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि कोई भी वन डायमेंशन की जब भी बात करेंगे तो वन डायमेंशन में हम पॉइंट चार्ज ना यूज करके क्या यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि एक यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि ये रॉड तो कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं वापी से बड़ौदा तक अगर वायर जा रहा है तो वापी से बड़ौदा तक का लेंथ हो गया, और इतना बड़े लेंथ में कितना चार्ज है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने एकदम शॉर्ट में डिफाइन किया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमने एक टर्म दिया लैम्बडा। लैम्बडा है मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मेरे को क्या बता रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होता है। एकदम सिंपल। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। कितना दूर? इंफिनिटी तक जाना चाहते हैं, पर जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि यहां पर एयर है। यहाँ पर क्या है? एयर। और एयर क्या है? मेरा इंसुलेटर है, एयर कंडक्टर नहीं है। आप इसको एक बार कनेक्ट तो करके देखो किसी कंडक्टर से, ये जितना दूर ले जाओगे वो उतना दूर चले जाएगा। क्या सबूत है? ये सबूत ये है कि जहां भी पावर स्टेशन है, मान लो मेरा बड़ौदा में पावर स्टेशन है, तो वापी में मेरा करंट किस तरीके से आ रहा है? तो मैं चार्जेस खाली यहां बनाता हूं, ये लोग आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिपेल कर करके पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाते हैं। समझो, जहां भी चार्ज बनता है एक दूसरे को रिपेल कर करके ये लोग आगे बढ़ के यहां तक आ जाते हैं। ये मेरा सबूत है। खाली कंडक्टर कनेक्ट करके देखो, ये लोग चले जाएंगे। अगर इंफिनिटी तक कनेक्ट करोगे तो इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो हमने किस तरीके से डिफाइन किया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमने एक नाम दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका अगला तरीका यह है कि हमारे पास तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का ही है। अगर हमारा फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का ही है तो मैंने इस लेंथ का एकदम छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा सा डीएल लेंथ, ये पूरा अगर लेंथ एल है तो मैंने इतना छोटा सा लेंथ लिया। मैं कितना बोल रहा हूँ? डीएल, वे डीएल इज माई वेरी स्मॉल लेंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। ये समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये लिख देते हैं, कंसीडर स्मॉल चार्ज एलिमेंट
dl। अब अगर मेरा लेंथ बहुत छोटा है तो इतने रेंज में मेरा चार्ज भी बहुत छोटा होगा। कितना छोटा चार्ज होगा? अगर पूरे का चार्ज है q तो dl लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? dq। एकदम सिंपल है। अगर q पूरा चार्ज है l लेंथ का तो dl लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा। अब द चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल लेंथ कितना हो जाएगा? स्मॉल लेंथ dl इज dq इज इक्वल टू, q किसके बराबर है? ये देखो, ये हमने नाम दिया लेमड़ा। लेमड़ा किसके बराबर है? q बाई एल। तो q किसके बराबर आ जाएगा? लेमड़ा इंटू एल। q के बदले हमने क्या लिखा है? dq। लेमड़ा एल के बदले क्या लिखेंगे? dl। ये वही फॉर्मूला है जो हमने जस्ट बनाया। पर यूनिट लेंथ कैसे डिफाइन किया? q बाई एल, और q बाई एल को हमने बोला क्या? लेमड़ा। मतलब लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। q के बदले क्या लिख सकते हैं? लेमड़ा एल। तो लेमड़ा एज इट इज, एल के बदले क्या लिखा? dl, और चार्ज बहुत छोटा है तो q के बदले क्या लिखा? dq। अगर इतना छोटा dl एलिमेंट है कि इसको हम कंसीडर करते हैं अ पॉइंट, क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट। अगर ये भी एक पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मेरा एक टेस्ट चार्ज है q, और मुझे अगर फाइंड करना है, q नॉट ले लेते, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो हमको फॉर्मूला मालूम है। क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला? अगर छोटा सा लेंथ है, छोटा सा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। मैंने डी ई लिया है, वे डी जी इज माई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज। डी क्यू इज माई सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है मेरा? डी क्यू, जो फील्ड को निकालेगा। बाई डिस्टेंस हमने आर लिया है, तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी ले रहा हूँ। लास्ट में वेक्टर क्वांटिटी लिख के मैं आपको बता दूंगा, मैं खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अगर आपको वेक्टर लेना है तो ये वेक्टर डाल के आपको आर कैप कर दोगे, हो गया वेक्टर। आर कैप इज माई यूनिट वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं अपने, वेर आर कैप इज यूनिट वेक्टर। सिंपल है। अब अगर ये मेरा स्मॉल एलिमेंट है डीई और ये मेरा स्मॉल चार्ज है, अगर मेरे को पूरे लेंथ के लिए फाइंड करना है तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक और डी क्यू ले लो, यहाँ पर एक और डी क्यू, पूरे लेंथ में जितने डी क्यू ले सकते हैं ले लो, और सारे को ऐड कर दे, सारे को ऐड कर दो। सारे डीएल एलिमेंट को ले लो पूरे लेंथ एल में और सारे को ऐड कर दो। तो सारे को ऐड कर दो, तो ऐड करने का तरीका हमारे मैथ्स में क्या है? इंटीग्रेशन। ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डीई का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, इंटीग्रेशन डीई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होल लेंथ एल, ये क्या बता रहे हैं? होल लेंथ एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। डी क्यू के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? लेमड़ा डी एल। डी क्यू के बदले क्या लिखूंगा? लेमड़ा डी एल बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर क्या। इंटीग्रेशन ऑफ डीई क्या हो जाएगा मेरा? ई इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 1/4 पर एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। लेमड़ा, लेमड़ा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये भी मेरा कांस्टेंट है। चार्ज मेरा एक स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी, ये मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लेमड़ा मेरा कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। इंटीग्रेशन होल लेंथ क्या बचेगा अंदर? dl बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर क्यूब। इस तरीके से आप फाइंड करोगे। ये फाइंड करने का तरीका, ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया है। आपको खाली क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, जब भी वन डायमेंशन आएगा, लेंथ आएगा, हम क्या यूज करेंगे? q इज इक्वल्स टू लेमड़ा एल, और डी क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमड़ा डी एल। स्मॉल चार्ज में क्या आ जाएगा? लीनियर चार्ज में लेमड़ा डी एल। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमड़ा, और छोटा लेंथ लेना है डी एल, और होल को इंटीग्रेट करके ये तरीका रहेगा मेरा फाइंड करने का। तो याद रखना है हमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा होता क्या है मेरा? क्यू बाई एल। इसका यूनिट बना लेते हैं। क्यू का यूनिट क्या है? कूलम। लेंथ का यूनिट मीटर, तो क्या बन गया? कूलम पर मीटर। एकदम सिंपल है। ये तो हो गया लीनियर।
अगर मैं एक एरिया की बात करूं मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर पूरा बिल्डिंग ले लो, या तो ये एक मेरा नोटबुक ले लो जिसमें मेरा लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो ये एक एरिया है। ये पूरे एरिया में कितना चार्ज है, तो हमने तो लेंथ का डिफाइन किया है। अगर एक रॉड है, एक लेंथ है, तो वन डायमेंशन है तो हम क्या यूज करेंगे, लीनियर डेंसिटी। पर अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको एक नया टर्म बनाया जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तरीका सेम है, एक तरीका अगर आपको याद हो गया मतलब आपको सारे तरीके याद हो गए। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लो ये मेरा एक बुक है या एक मेरा एरिया है, और इस एरिया को मैंने मान लिया ए, तो सरफेस एरिया में बोल रहा हूँ एस। क्या बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया एस। इसमें पूरी जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वही तरीका बोल रहा हूं, अगर एस एरिया में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर एरिया बड़ा है, एरिया अगर पूरा बिल्डिंग के बराबर है, तो पूरे बिल्डिंग का एरिया तो मैं नहीं ले सकता हूं, तो मैं एरिया किसका लूंगा, यूनिट एरिया लूंगा। जैसे यहां पर मैं पूरा लेंथ तो कंसीडर नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या कंसीडर किया, एक यूनिट लेंथ। जैसे उसी तरीके से एरिया भी पूरा कंसीडर नहीं कर सकता हूं, तो क्या कंसीडर करूंगा, यूनिट एरिया। एस एरिया पे अगर क्यू चार्ज है तो वन यूनिट एरिया पे कितना होगा, क्यू बाई एस। और ये जो क्यू बाई एस है, इसको मैं बोल रहा हूं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोल रहा हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका एक सिंबल बनाया मैंने, सिग्मा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ का क्या बनाया था मैंने, लैम्बडा। चार्ज पर यूनिट एरिया का क्या बना रहा हूं मैं, सिग्मा। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका हमने क्या नाम दिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका हमने क्या नाम दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकदम सिंपल। किसके बराबर है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर एस इज माय सरफेस एरिया, एस इज माय सरफेस एरिया। और फिर से वही बात आती है कि अगर यहां पर एक पॉइंट है जो मेरा डिस्टेंस आर पर है इस प्लेन शीट के, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल, एक यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे, एकदम छोटा सा डीएल एलिमेंट जैसे कंसीडर किया था वैसे एक डीएस एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लिख देता हूं, लेट डीएस बी स्मॉल एरियल एलिमेंट। जैसे डीएल कंसीडर किया था स्मॉल लीनियर एलिमेंट, वैसे मैंने कंसीडर किया है एरियल एलिमेंट। अब इसमें चार्ज कितना होगा, एकदम सिंपल, डी क्यू। अगर डीएल लेंथ में चार्ज dq था, स्मॉल ds में भी चार्ज कितना होगा, dq। द चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल एरिया ds इज dq इज इक्वल्स टू, q किसके बराबर हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। dq है सिग्मा एज इट इज, स्मॉल एरिया लिया है, क्या लिख देंगे, ds। एकदम सिंपल है। ये मैंने किस तरीके से डिफाइन किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि जब बड़े एरिया की बात करते हैं तो हम पूरे एरिया को ले नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। तो हमने सरफेस चार्ज टू डायमेंशंस के लिए, जितने भी टू डायमेंशंस है उसके लिए क्या डिफाइन किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, डीई इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अगर वेक्टर डाल रहे हो तो वेक्टर डाल दो, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर कैप। अब डी क्यू के बदले क्या लिखोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट कर दूं अगर मैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन डाल दिया, पूरे होल सरफेस एरिया, एस क्या दिखा रहा है, सरफेस एरिया, ये क्या आ जाएगा मेरा, ई 1/4πε0 कॉन्स्टेंट, 1/4πε0। डी क्यू के बदले क्या लिखोगे, डी क्यू के बदले सिग्मा डी एस, सिग्मा इज माई कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये भी क्या है, ये मेरा है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी मेरा कैसा है, कॉन्स्टेंट है। सिग्मा भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, अंदर डी एस बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। देखो तरीका एकदम सेम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह ही है।
खाली जहां पे मेरा डी एल था वहां पे क्या आ गया, डी एस। आपको याद क्या रखना है, वन डायमेंशन लीनियर चार्ज के लिए हमने क्या बनाया, लैम्बडा। सरफेस चार्ज टू डायमेंशन के लिए हमने क्या बनाया, सिग्मा। जब भी लीनियर की बात करेंगे हम क्या यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। एकदम सिंपल। इसका यूनिट बनाना है तो इसका यूनिट भी बना लो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिग्मा का चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल आएगा, इजी है। अब ये तो एक एरिया की बात हो गई। अब एरिया की बात छोड़ के अगर मैं एक स्पीयर की बात करूं, एक स्पीयर जिसके पास वॉल्यूम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूब की बात करूं, उस वक्त हमारा ना ही लीनियर काम आएगा ना ही हमारा सरफेस काम आएगा। तो हमने एक तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करने का तरीका एकदम सेम जैसे हमने बाकी दो को किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका एकदम सेम है। जैसे कि मान लो ये एक स्पीयर है जिसका वॉल्यूम है v। कितना वॉल्यूम है, v, और इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है, स्पीयर ऑफ चार्ज है पूरा। वही तरीका, अगर v वॉल्यूम में q चार्ज है, क्या बोल रहा हूं, v वॉल्यूम में q चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, q बाई v। और ये q बाई v को मैं क्या बोलूंगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हमने एक नाम दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका एक सिंबल दिया रो। क्या सिंबल दिया, रो, जो हम डेंसिटी के लिए यूज करते थे। रो क्या है मेरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एकदम सिंपल है। यूनिट बनाना है, अभी बना लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, रो वी। अब फिर से अगर मेरे को ये पॉइंट पे फाइंड करना है जो मेरे आर डिस्टेंस पे है, क्या करूंगा, एक स्मॉल 1 मीटर क्यूब का जिसका लेंथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, ऐसा एक वॉल्यूम कंसीडर करूंगा एकदम स्मॉल, डीवी। कौन सा वॉल्यूम कंसीडर करूंगा, डीवी। अगर पूरे में क्यू चार्ज है तो स्मॉल डीवी में चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। एकदम सिंपल है, सबका करने का तरीका ही एक ही है। बस आपको याद रखना है किसके लिए हमने क्या चीज डिफाइन किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्बडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो। कौन सा कब यूज करना है, कैसे यूज करना, और कैसे हम फाइंड करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और होल के साथ ऐड कर देंगे, जो एडिशन को हम मैथ्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। करने का तरीका एकदम सिंपल है। देखो आपको भी याद है पहला स्टेप क्या रहेगा, पहले तो हम लिख देंगे डीवी है क्या, लेट डीवी बी द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑन स्पीयर। एकदम सिंपल। द चार्ज contained in small volume dv क्या हो जाएगा, चार्ज कंटेंट डी क्यू। क्यू किसके बराबर, रो इंटू वी, तो रो एज इट इज, वी हमने कैसा लिया, एकदम स्मॉल लिया है, डीवी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीई का फॉर्मूला पहले लिख देंगे, 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो डीई का क्या हो जाएगा मेरा, ई 1/4πε0 एज इट इज। डी क्यू के बजाय क्या डालोगे, रो डीवी, रो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन होल वॉल्यूम में करेंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ होल वॉल्यूम, रो, और क्या बचा डीवी, नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर आर कैप। देखो करने का तरीका एकदम सिंपल है, आएगा। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तीनों करने का तरीका एक ही है, और आपको करने का प्रोसेस भी याद हो गया है। अगर हमको कोई चीज फाइंड करना रहा तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर वन डायमेंशन आया, फिर से वन डायमेंशन आया या लीनियर आया,
जिसमें हम लेंथ की बात करेंगे सर्कल हुआ 2πr, ये जिसकी बात करेंगे हम क्या यूज करेंगे उसमें चार्ज dq इज इक्वल्स टू लेमडा dl, और l जो भी होगा अगर रॉड होगा तो dl, और इंटीग्रेट करके l लिख देंगे q इज इक्वल्स टू लेमडा l, या तो मैं दूसरे में लिखूं लेमडा इज इक्वल्स टू q बाई l। l अगर मेरा सर्कल हुआ तो 2πr लिख देंगे, रॉड है तो लेंथ l। टू डायमेंशन आया जिसमें हम सरफेस की बात करेंगे, उसमें हम चार्ज के बदले क्या यूज करेंगे सिग्मा ds, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds। यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा इज माई चार्ज पर यूनिट एरिया, एकदम सिंपल। अगर थ्री डायमेंशन की जब भी बात करेंगे, थ्री डायमेंशन में dq क्या लिखेंगे रो इंटू dv, वेर रो क्या है मेरा, रो है मेरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों का नाम भी याद रहना चाहिए, तीनों क्या है वो भी याद रहना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एकदम सिंपल है, आएगा करने का तरीका समझ में आएगा। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे, जैसे भी सरफेस आएंगे 1D आए 2D आए या 3D आए, आगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब भी यूज होगा हमको ये सब फॉर्मूला आएगा। याद कर लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि हम कैसे माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नेचर में है, ये सच बात है। फिजिकल जो भी मतलब हम ये कैसे मान ले कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कोई चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, अलग अलग चीज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप एवरीवन इज स्टेइंग एट होम, बी सेफ। कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, जितना हो सके टाइम यूटिलाइज करो, प्रिपेयर योर सेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ, घर वालों का ख्याल रखो। थैंक यू एवरीवन।